Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 2 of exercise 10.4 class 9th Maths NCERT book. This is from the chapter circles. तो अभी तक हमने 10.3 तक पूरा कवर अप कर लिया है और क्वेश्चन 1 भी हमने 10.4 का कवर कर लिया है. अगर किसी को इंट्रोडक्शन पार्ट सर्कल का ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है या अभी तक की 10.3 तक की एक्सरसाइज ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और वहाँ से आप जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं. साथ में ही इस पूरे चैप्टर में सर्कल्स में ट्रायंगल्स चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कॉन्ग्रुएंसी से लेकर टर्म्स से लेकर. ठीक है, तो ट्रायंगल्स का भी मैं लिंक जो है इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. तो इसमें क्या बोला गया है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है आपके लिए जिससे हमारा टाइम बच जाए. और ये इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पे नेम कर देते हैं ए बी और सी डी. ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इसी के अंदर. तो ये बात याद रखेंगे कि हमें गिवन है कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है, टू इक्वल कॉर्ड्स. प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड. तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है. तो फॉर सपोज हम लेते हैं एक सर्कल और उसमें हम दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स लेके आते हैं. अब हमसे कोई बोले कि भाई इन कॉर्ड्स, फॉर सपोज ये ए बी है और ये सी डी है. ठीक है, इनके जो सेगमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, वो इक्वल हैं. इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. देखो ए बी के अगर सेगमेंट की बात करें तो एक तो ये नीचे वाला सेगमेंट है ना, और एक ये ऊपर वाला सेगमेंट है. तो भाई ऊपर वाला सेगमेंट तो मेजर सेगमेंट हो जाएगा और नीचे वाला जो छोटा है उसके कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा. ठीक है, जिन्होंने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है उनको ये बात ऑलरेडी पता है. नाउ सी डी के नीचे भी एक तो ये वाला एरिया इंक्लोज हो रहा है, एक वो दूसरी साइड वाला इंक्लोज हो रहा है, वो भी अगेन माइनर और मेजर सेगमेंट हो जाएगा. क्लियर है. तो इनको जो ए बी और सी डी के जो सेगमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं. देखो ए बी वाला सेगमेंट को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगी. फॉर सपोज इस इंटरसेक्शन पॉइंट है एम. ठीक है, तो एम और डी, एम डी जो लाइन है ना, जो ए बी के नीचे वाले एरिया में आ रही है, वो हमें बताएगी कि भाई इतना मैक्सिमम पार्ट जो है ए बी के नीचे आ रहा है. वहीं पे अगर मैं बात करूँ एम ए की, वो हमें बताएगी बस सी डी के नीचे इतना पार्ट जो है एनक्लोज हो रहा है. और अगर हम एम डी इज इक्वल्स टू एम ए दिखा दें, मैंने क्या बोला, एम डी इज इक्वल्स टू एम ए बता दें, तो एम डी क्या बता देगा कि भाई ये वाला एरिया जो है और एम ए है, ये वाला जो एरिया है, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और इक्वल एरिया से मतलब क्या हो जाएगा कि भाई सेगमेंट इक्वल हो गए. वहीं अगर दूसरी तरफ की बात करूं, दूसरे वाले सेगमेंट को इक्वल दिखाना है तो क्या करेंगे भाई, दूसरे वाले सेगमेंट में आ कौन सा रहा है. देखो सी डी के दूसरी तरफ कौन पड़ रही है, एम बी है ना, एम बी बताएगी हमें इस एरिया के बारे में. वहीं अगर मैं किसकी बात करूँ, ए बी की बात करूँ, तो ए बी के दूसरी तरफ कौन पड़ रही है, ध्यान से बताओ. ए बी के दूसरी तरफ कौन आ रहा है, एम सी है ना. ये सी एम जो है या एम सी जो है हमें क्या बताएगी कि भाई दूसरा एरिया जो है वो कितना आ रहा है. ठीक है, तो अगर हमने बता दिया एम बी और एम सी इक्वल हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, सेगमेंट्स आर इक्वल. जो मेजर सेगमेंट है वो भी इक्वल हो जाएंगे. तो हमें दोनों तरफ की लाइनों को जो है इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं सेगमेंट्स आर इक्वल. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम मैं ले लेती हूँ के. ठीक है, इस सेंटर का नाम हम ले लेते हैं ओ, ये सर्कल का सेंटर है. और हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूफ, पहले लिख लेते हैं, टू प्रूफ कि सेगमेंट्स आर इक्वल. तो सेगमेंट इक्वल कैसे बताएंगे, एक तो माइनर सेगमेंट की बात करें तो ए के और के डी, ए के और के डी को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा. और मेजर की बात करें, ये सी डी के दूसरे तरफ ये वाला पार्ट, इसमें कौन आ रहा है, ये के बी, ये आ रहा है ना. तो के बी को इक्वल प्रूफ करेंगे. ए बी के दूसरी तरफ कौन आ रहा है, देखो ए बी के दूसरी तरफ कौन आएगा, ये सी के. ठीक है, तो के सी लिख लेते हैं. के बी इज इक्वल्स टू के सी प्रूफ करना पड़ेगा टू प्रूव मेजर सेगमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, तो क्या क्या इक्वल प्रूफ करना है, सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया अपने लिए, हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी, कंफर्ट हो गया हमारे लिए, हमने करना क्या है. अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम है हमारा कि हमने जो है इसके ऊपर बनाने हैं परपेंडिकुलर्स. ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू दीज
कॉर्ड्स, टू दीज इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। अगर हमने इनका नाम रख लिया m और इसका नाम रख लिया हमने n, क्लियर है। अच्छा, तो अब क्या करना है जी, नाउ वी विल टेक टू ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, ये O को जो है, सेंटर को जो है, ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जोड़ देते हैं। टेकिंग ट्राइंगल्स OMK एंड ONK, ठीक है। लेट अस प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट। तो OMK में ध्यान रहे कि OM और ON हमने क्या बनाए हैं, दोनों परपेंडिकुलर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको अलग लिखते हैं। टेकिंग OM एंड ONK, ड्रॉ OM एंड ON परपेंडिकुलर, ये लिख लेना अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड्स AB एंड CD, ठीक है। मैंने ये फिगर काफ़ी बड़ी बनाई है जिससे आपको इजी हो समझने के लिए, साफ सुथरा सब कुछ समझ में आए आपको। टेकिंग ट्रायंगल्स OMK एंड ONK, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखो सबसे पहले तो इसमें क्या चीज़ इक्वल है, देखो OK जो है वो कॉमन है, ठीक है। OK इज इक्वल्स टू OK, ओके। तो these are equal because these are common to both of the triangles. Second thing which is equal is angle OMK is equals to angle ONK because we have drawn it perpendicular. OMK is equals to angle ONK. मालूम चल गया आपको कि हमने क्या बनाया है इनको, 90 डिग्री। Why? ये रीज़न दे देना कि OM is perpendicular to OM and ON are perpendicular to chords AB and CD, ठीक है। अच्छा, third thing which is equal is OM is equals to ON, OM is equals to ON। अब रीज़न पूछो आप क्यों ये इक्वल है मैम, ये वाली इक्वल्स टू ये वाली कहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान रहे वो वाली थ्योरम कौन सी जो हमने पहले ही कवर अप कर चुकी है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या बोला, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब देखो जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं और सीधा उठ के इस एक्सरसाइज पे आ गए हैं, भाई हम तो हैं महान, हम तो करेंगे सीधा 10.4, हमें नहीं मतलब शुरुआत से, हम तो पहुंचते सीधा फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो उनको हो जाएगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इसलिए पुरानी वीडियोस को पक्का देख के आना, ये उसमें हमने थ्योरम कवर अप करी है, क्लियर। अच्छा, ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है भाई, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स भी एक बार कवर अप करके आए तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। देखो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी है, आपको पता चल रहा होगा कि भाई एक तो हमें मिल गया राइट एंगल, है ना, एक तो हमें मिल गया राइट एंगल, ये रहा। राइट एंगल के अपोजिट में जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि यहाँ पे OK थी, तो OK जो है दोनों हाइपोटेन्यूज जो है इक्वल आ रही है, और OM और ON मिल गई हमें एक साइड, तो RH और S एक साइड से हमारे ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल OMK इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONK। तो यहीं से एक नई चीज़ हमारे पास निकल के आती है, एक हेल्पफुल चीज़, वो क्या हो जाएगी कि बाय CPCT वी कैन से दैट MK इज इक्वल्स टू MN। क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंसी मिल जाती है कहीं पर भी किसी भी दो फिगर्स में, इसका मतलब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, MK इज इक्वल्स टू MN। ठीक हो गई बात। तो अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, अब ध्यान से देखना, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रही हूँ, वो क्या है, परपेंडिकुलर, अगेन दिस इज अ थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड bisects द कॉर्ड। ठीक है, ये भी एक थ्योरम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि भाई OM जो थी वो परपेंडिकुलर थी CD के, यस और नो, कि भाई OM वॉज परपेंडिकुलर टू CD और दूसरी तरफ ON वॉज परपेंडिकुलर टू AB। तो ऑफकोर्स सी बात है इसने बाइसेक्ट किया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई CM इज इक्वल्स टू MD, है ना, और ON जब परपेंडिकुलर है AB के तो हम बोल सकते हैं AN इज इक्वल्स टू NB। ठीक है, अच्छा इससे हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ से बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है कि भाई सिंस AB वॉज इक्वल्स टू CD, ठीक है, तो भाई हाफ ऑफ AB भी तो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ CD के,
सिंपल सी बात है ना, कोई दो लाइन है जो कि इक्वल है, उनका हाफ भी तो एक दूसरे के इक्वल ही होगा, है कि नहीं है भाई। 10 की दो लाइन्स है, उनका हाफ कर लो, 5 की हो जाएंगी दोनों की दोनों, तो हाफ ऑफ ए बी विल हाफ ऑफ इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी के। हाफ ऑफ ए बी है कौन बेसिकली, हाफ ऑफ ए बी को क्या मैं लिख सकती हूँ एन बी के इक्वल, एन बी के इक्वल लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई। ए एन इज इक्वल्स टू एन बी था, ए एन इज इक्वल्स टू एन बी था, तो एन बी क्या है उसका हाफ है, ठीक है। और वहीं पे हाफ ऑफ सी डी में क्या मैं उसको सी एम के इक्वल लिख सकती हूँ, हाँ सी एम इज इक्वल्स टू एम डी था, ठीक है, क्योंकि सी डी को हमने बाइसेक्ट कर दिया था। तो एन बी और सी एम जो है हाफ हैं ए बी और सी डी के, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है कि जब एन बी इक्वल है सी एम के, ये यहाँ पे के एन था, सॉरी मैंने थोड़ा करेक्ट करना भूल गई थी, एम के इज इक्वल्स टू के एन है, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए थे ना इससे सी पी सी टी से, तो यहाँ पे एन बी इज इक्वल्स टू सी एम है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई दो वैल्यूज़ इक्वल हैं और उनमें दोनों में मैं सेम वैल्यू को दोनों तरफ ऐड कर दूँ, तो क्या इक्वेशन में कोई चेंज आएगा, नहीं, इक्वेशन तो वही रहेगी, इक्वल जो इक्वल थी वैसी इक्वल आएगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, ध्यान देना बिल्कुल, एन बी में मैं ऐड कर रही हूँ एन के को, ठीक है, और सी एम में मैं ऐड कर रही हूँ एम के को। तो आप मुझे बताओ, एम के इज इक्वल्स टू के एन पहले से ही था, है ना, तो एन के और एम के दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल वैल्यू को मैं इक्वल में ही ऐड करूँ तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एन बी प्लस एन के क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन के, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, के बी, ठीक है, या बी के लिख सकते हैं, इक्वल टू सी एम प्लस एम के, सी एम प्लस एम के, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, पूरी की पूरी के सी, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ से इक्वल आ जाएगा, यहाँ से इक्वल आ जाएगा। तो क्या हमारी एक स्टेटमेंट प्रूफ हो गई, हाँ जी, ये के बी इज इक्वल्स टू के सी हमने प्रूव कर लिया, के बी इज इक्वल्स टू के सी हमने इक्वल प्रूफ कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब चलते हैं ए के इज इक्वल्स टू के डी को इक्वल प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब यही वाली स्टेटमेंट से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इस वाली स्टेटमेंट से हमने जो है इक्वल प्रूफ कर लिया था कि भाई सी एम इज इक्वल्स टू एम डी एंड ए एन इक्वल्स टू एन बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ सिंस ए बी वॉज इक्वल्स टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, यस और नो। तो आप मुझे बताओ कि हाफ ऑफ ए बी को मैं ले सकती हूँ एम डी, सॉरी ए एन, है ना, ए एन लिख सकती हूँ यहाँ से, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी में कौन आ जाएगा हमारे पास, एम डी, ठीक है, एम डी को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ सी डी। अब ए एन इज इक्वल्स टू एम डी, ए एन इज इक्वल्स टू एम डी से हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना, अगेन मैं उसी चीज़ पे आ रही हूँ कि एम के इज इक्वल्स टू के एन हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वल वैल्यू दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या इक्वेशन को कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो ए एन में से मैं सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ के एन को, ए एन माइनस के एन इक्वल्स टू एम डी माइनस एम के। ध्यान से देखना, ये एम डी में से हमने ये वाले पार्ट को कट कर लिया, तो कौन बच के आएगा हमारे पास, के डी, है ना। तो एम डी माइनस एम के अगर मैं करूँ तो मेरे पास बच के आएगा के डी, और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ मैं क्या करने वाली हूँ, इसको करते हैं ध्यान से, दूसरी तरफ मैं क्या करने वाली हूँ कि ए एन माइनस के एन, तो ए एन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एन है, और ए एन में से मैंने अगर के एन ये वाला पार्ट को हटा दिया, ये जो मैंने इतना मोटा बना दिया यहाँ पे, है ना, तो मेरे पास कौन बच के आएगा, ये वाला पार्ट ए के, तो ए के इज इक्वल्स टू के डी आ गया, ए के इज इक्वल्स टू के डी आ गया। बहुत ध्यान से कर रही हूँ देखो मैं, है ना, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए, देखो प्रूविंग में ए के इज इक्वल्स टू के डी आ गया, तो जो हम इस वाली जो है स्टेटमेंट को भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो हेंस प्रूव्ड लिखने में जो सेटिस्फैक्शन है वो तो भैया किसी में नहीं है, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन के बाद। अगर आप इस क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे दोबारा से तो आपको और अच्छे से समझ भी आ जाएगा और अच्छे से सोल्यूशन को आप अपने दिमाग में फीड कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं पर ख़त्म होता है, बस इसके अलावा हमें और कुछ प्रूव नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि सेगमेंट्स की बात करी गई थी, तो उनको प्रूव करने का तरीका यही है, ठीक है। और एक दो बार करेंगे तो ईजी भी लगने लगेगा।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इफ यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन, प्लीज लाइक द वीडियो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. Comment in the comment box if you have any question to ask. Till then, take care. Bye bye.